तो चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। यूरोपियंस इंडिया क्यों आए थे? 15th सेंचुरी के आसपास यूरोप में एक बड़ी चीज हो रही थी जिसे कहते हैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी। अब यूरोप के लोग नए समुद्री रास्ते ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें एशिया के स्पाइसेस, सिल्क, इंडिगो और कॉटन की बहुत डिमांड थी। लेकिन पुराने जमाने में ये ट्रेड मिडिल ईस्ट के रास्ते होता था और उस रूट पे मुस्लिम्स का कंट्रोल था। इस वजह से यूरोप के लिए ये ट्रेड बहुत महंगा पड़ता था। अब यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम खुद एक डायरेक्ट सी रूट फाइंड करें। यहाँ एक नाम आपको याद रखना है, वास्को डी गामा। ये पोर्टुगीज सेलर था जो 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत आया और कलिकत केरला में उतरा। उसका स्वागत वहाँ के एक लोकल रूलर ने किया जिसका नाम था जैमोरिन। ये इवेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम एक तरह से इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। पोर्टुगल सबसे पहले आए और उन्होंने अपने ट्रेडिंग यूनिट्स बनाए जैसे गोवा, दमन एंड दीव, कोचिन। धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स भी आ गई, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। हर एक का एक ही मोटिव था, इंडिया के ट्रेड को अपने कंट्रोल में लेना। अब आपको याद रखना है कि इंडिया उस टाइम सोने की चिड़िया के नाम से फेमस था। यहाँ से बाहर कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, टी, इंडिगो जैसी चीजें यूरोप को जाती थी और यूरोप में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसीलिए यूरोपियंस इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक खजाना समझते थे। अब समझते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर पास किया जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। शुरू में इसका सिंपल काम था, सिर्फ ट्रेडिंग करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फैक्ट्रीज बनानी शुरू की। पहला फैक्ट्री उन्होंने 1613 में सूरत में बनाया और फिर मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में अपने बेसिस स्टैब्लिश किए। लेकिन इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स को अपने कंपटीटर से भी लड़ना पड़ा। सबसे पहले पोर्टुगीज और डच के अगेंस्ट स्ट्रगल करना पड़ा और फिर फ्रेंच के अगेंस्ट। धीरे धीरे ये कंपटीशन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहा बल्कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। यहाँ पे एक फेमस लाइन आती है, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गई। अब समझिए कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच इंडिया में जो सबसे पहला बड़ा स्ट्रगल हुआ उसे हम कहते हैं कर्नाटिक वॉर्स। ये वॉर साउथ इंडिया में लड़ी गई थी लगभग 1746 से लेके 1763 तक। पहला कर्नाटिक वॉर 1746 से लेके 1748 के बीच में हुआ। ये वॉर असल में यूरोप के एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का एक्सटेंशन था। इनिशियली फ्रेंच थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगे लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना पोजीशन बना लिया और ये वॉर एक ट्रीटी के साथ खत्म होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेल। दूसरा कर्नाटिक वॉर होता है 1749 से लेके 1754 तक। यहाँ इंग्लिश ने यानी ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ाया, लोकल रूलर्स को सपोर्ट करके अपनी पावर और स्ट्रॉन्ग की। और सेकेंड वॉर भी एक ट्रीटी के साथ खत्म होता है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तीसरा कर्नाटिक वॉर 1756 से लेके 1763 तक चलता है और इस वॉर का रिजल्ट ये निकला कि फ्रेंच हार गए और ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में अपना कंप्लीट सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर लिया। अब क्लियर हो गया था कि इंडिया में जो यूरोपियन पावर डोमिनेट करेगी वो होगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आती है एक टर्निंग पॉइंट बैटल जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये वॉर हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला को हार हुई क्योंकि उसके अपने कमांडर मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी उनके साथ। अब इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल का कंट्रोल इंग्लिश के हाथ आ गया, यानी अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक रूलर बन गई। इस बैटल के बाद उन्होंने बंगाल के जितने भी रिच रिसोर्सेज थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1764 में इंग्लिश को एक और बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब ये वॉर लड़ी गई थी इंग्लिश के अगेंस्ट एक कंबाइंड आर्मी के साथ जिसमें थे मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम द्वितीय उस वक्त के मुगल एम्परर थे। ये तीनों मिलकर इंग्लिश को रोकना चाहते थे लेकिन इंग्लिश ने इन्हें भी हरा दिया। इस वॉर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई जिसमें मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार थे, मतलब अब पैसा सीधे ब्रिटिशर्स के ट्रेजरी में जाने लगा। यानी ये वही मोमेंट था जहां से ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक फाउंडेशन इंडिया में स्ट्रांग हो गया। अब कंपनी के पास दो सबसे पावरफुल वेपन्स थे, एक तो पैसा और दूसरा ट्रेंड आर्मी।
इन दोनों के बेस पर कंपनी ने अपना राज पूरा इंडिया में एक्सपेंड करना शुरू किया। लेकिन ध्यान रखो, इंडिया उस टाइम एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। हर जगह अलग अलग स्टेट्स थे, बंगाल, मैसूर, मराठा कॉन्फेडरेसी, पंजाब, हैदराबाद, अवध। मुगल एम्परर सिर्फ नाम का रूलर था, क्योंकि उस वक्त मुगलों का पतन हो गया था। असली पावर इन स्टेट्स के पास थी। कंपनी ने इसी डिसयूनिटी का फायदा उठाया और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में अपना कंट्रोल जमा लिया। तो चलिए इस एक्सपेंशन को समझते हैं मेजर वॉर्स के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं मैसूर की। मैसूर साउथ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, जहां पहले हैदर अली और बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान रूल करता है। हैदर अली एक ब्रिलियंट जनरल था। उसने अपनी आर्मी को मॉडर्न ट्रेनिंग दी थी और यूरोपियन स्टाइल के वेपन्स खरीदते थे। उसने ब्रिटिश के एक्सपेंशन को चैलेंज दिया। इसके और ब्रिटिश के बीच में टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ। इस वॉर में हैदर अली जीत जाता है और ब्रिटिश को एक ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेके 1784 के बीच में होता है। इसी दौरान हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में कैंसर की वजह से। बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान ब्रिटिश को भारी चैलेंज देता है और ये वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पर खत्म हुआ, जिसमें दोनों तरफ से प्रिजनर्स रिलीज हुए। आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेके 1792 के बीच में हुआ। इस टाइम ब्रिटिश के साथ मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद भी टीपू सुल्तान के अगेंस्ट हो गए। अब टीपू सुल्तान हार गया और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करनी पड़ी, जिसमें उसने अपना आधा टेरिटरी दे दिया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ। ये वॉर टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेल्सले के बीच में हुई। टीपू सुल्तान इस वॉर में शहीद हो गया और मैसूर का इंडिपेंडेंट रूल खत्म हो गया। अब ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल वहां भी स्टैब्लिश कर लिया। इस तरह मैसूर, जो साउथ इंडिया में एक पावरफुल स्टेट था, वो खत्म हो गया और ब्रिटिश का साउथ पर फुल डोमिनेंस बन गया। अब आते हैं दूसरे बड़े चैलेंज पर, मराठास। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन के बाद मराठास एक मेजर पावर बन गए थे और उनका कॉन्फेडरेसी इंडिया के बड़े बड़े हिस्से पर कंट्रोल करता। लेकिन मराठास में यूनिटी नहीं थी। वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड थे, जैसे पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। ब्रिटिश ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया और उनको एक एक करके हरा दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेके 1782 के बीच में हुआ था। ये वॉर ट्रीटी ऑफ सलबाई पर एंड हुआ, जिसमें स्टेटस को मेंटेन हुआ, मतलब ब्रिटिश और मराठास अपने अपने टेरिटरीज पर बने रहे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1805 के बीच में हुआ। इस टाइम मराठा लीडर्स पूरी तरीके से डिवाइडेड थे और ब्रिटिश ने उनका फायदा उठाया। इस वार के रिजल्ट में ब्रिटिश ने दिल्ली, पार्ट्स ऑफ गुजरात और सेंट्रल इंडिया अपने कंट्रोल में ले लिया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेके 1818 यानी 1817 से लेके 1818 के बीच में हुआ। ये एक डिसिसिव वॉर था। ब्रिटिश ने मराठास को पूरी तरीके से हरा दिया और पेशवा बाजीराव सेकंड को पेंशन पर भेज दिया। यही वो समय था जब मराठा पावर का कंप्लीटली एंड हो गया। अब ब्रिटिश का कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर बन गया। अब बची थी एक और पावरफुल स्टेट, पंजाब, जहां महाराणा रंजीत सिंह रूल करते थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिख किंगडम बनाया था और अपनी आर्मी भी बनाई थी। लेकिन उनका डेथ हो जाता है 1839 और उसके बाद पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। अब ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाया और 2 एंग्लो सिख वॉर्स लड़ी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेके 1846 के बीच में लड़ा गया, जिसमें सिख आर्मी डिफीट हुई और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करनी पड़ी। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 और 1849 के बीच में हुई। इस वॉर में सिख को कंप्लीटली डिफीट किया गया और पंजाब को कब्जा करके ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया गया। इस तरह 1849 तक ब्रिटिश ने पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टेट्स अपने कंट्रोल में कर लिए। सिर्फ कुछ प्रिंसली स्टेट्स बचे जो कि इनडायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में आ गए। तो अब तक हमने देखा कि बंगाल के बाद मैसूर, मराठा और सिख को हराने के बाद ब्रिटिश ने अपना राज ऑलमोस्ट पूरे देश में स्टैब्लिश कर लिया। अब इंडिया एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। लेकिन एक बात याद रखो, ये एक्सपेंशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं हुआ। ब्रिटिश ने डिप्लोमेसी, गद्दारी, अलायंस और लोकल रूलर्स की वीकनेस का भी फुल यूज किया। उन्होंने कभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज की तो कभी सब्सिडरी अलायंस जैसे सिस्टम से रूलर्स को अपने अंडर कर लिया।
इस पॉइंट के बाद ब्रिटिश इंडिया का मैप लगभग पूरे भारत को कवर कर रहा था।